नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आज से मैं सरकार शब्द का मतलब बदल रहा हूं। आज से मैं गवर्नमेंट शब्द की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। सरकार का मतलब आपके द्वारा चुने गए पॉलिटिशियंस नहीं होगा। आज से सरकार का मतलब होगा हमारे चिंटू भैया। सही सुना आपने, एक इकलौते इंसान जिनका नाम है चिंटू, जिसे ना किसी ने वोट दिया, जो ना किसी इलेक्शन में खड़े हुए, आज से ये आपकी सरकार है। अब दिखावे के लिए आप वोट डाल सकते हैं, अपनी पसंदीदा पार्टी को पावर में ला सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रियलिटी में सरकार सिर्फ और सिर्फ चिंटू भैया है। अब सुनने में कैसा लगता है, ये अजीब लगता है ना, लेकिन रियलिटी में दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है आज के दिन दिल्ली में। The Government of National Capital Territory of Delhi GNCTD Amendment Bill 2021 15 मार्च को लोकसभा में पास किया गया और 24 मार्च को राज्यसभा में पास किया गया। क्या है इस नए अमेंडमेंट में? ये लॉ दोस्तों बेसिकली पावर्स को अमेंड करता है, जो दिल्ली सरकार को पावर्स दी जा रही हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG को पावर्स दी जा रही हैं दिल्ली में। किसकी पावर बढ़ाता है ये लॉ और किसकी कम करता है, बड़ी आसानी से आप गेस कर सकते होंगे ऑलरेडी। आम आदमी पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि ये बिल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, जबकि बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस बिल में कुछ भी अनडेमोक्रेटिक नहीं है, बस ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और LG के बीच में। तो आइए एक्चुअली में देखते हैं कि एग्जैक्टली इस बिल में लिखा क्या है। 5 पेज का यह बिल है। इसके दूसरे पेज पे ऊपर की लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। इसका मतलब क्या बनता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। ये गवर्नमेंट शब्द की डेफिनेशन बदल रहे हैं। ये कहते हैं कि अब से गवर्नमेंट शब्द का मतलब होगा दिल्ली के LG, ना कि दिल्ली के द्वारा चुनी गई दिल्ली की सरकार। थोड़ी सी नीचे ही इसके चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि अब दिल्ली सरकार नहीं कह सकता मैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की अब टेक्निकल डेफिनेशन है LG, तो मुझे कहना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वो पॉलिटिशियंस जिन्हें आपने वोट दिया है, जो पावर में आए हैं, उसे अब मैं लेजिस्लेटिव असेंबली करके पुकारूंगा। लेजिस्लेटिव असेंबली अब कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती दैट कंसर्न्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दिल्ली की गवर्नेंस को लेकर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, ये भी नहीं लिए जा सकते अब चुने गए पॉलिटिशियंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल केजरीवाल के द्वारा ऑड इवन रूल जो लाया गया था, या फिर डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विसेज लाई गई थी, अब ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एडिशनली इस बिल में यह भी लिखा गया है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन सर्टेन मैटर्स, उसमें LG का ओपिनियन लेना मैंडेटरी होगा। कौन से हैं ये सर्टेन मैटर्स, अब ये LG खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, खुद ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए यहां पर दोस्तों, तो LG के हाथ में इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर अब उनके हाथ में चली गई। और इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, LG एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए इलेक्शन नहीं होती जनता के बीच में। दिल्ली में जब स्टेट इलेक्शंस होती हैं तो वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, LG को इलेक्ट नहीं किया जाता। LG को चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए कहा जाता है अक्सर कि LG एक्चुअली पपेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और यही एग्जैक्टली रीजन है दोस्तों कि कई लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने ये बिल इसलिए पास किया ताकि वो दिल्ली स्टेट पर भी रूल कर सके इनडायरेक्टली LG के द्वारा। पिछली 2-3 इलेक्शंस में बीजेपी इलेक्शंस हारी थी दिल्ली में बुरी तरह से। तो कई लोग मानते हैं कि बीजेपी एक तरह से रिवेंज ले रही है कि हम इलेक्शन यहां पर नहीं जीत पाए, तो हम फिर भी इनडायरेक्टली यहां पर पावर में रहेंगे ऐसे लॉज पास करके। लेकिन कुछ लोग यहां सवाल उठाएंगे कि दिल्ली एक ऐसी स्टेट यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नेंस हमेशा से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है। तो आइए इसकी हिस्ट्री थोड़ी गहराई से जानते हैं। 1952 में दिल्ली एक स्टेट बना। पहली बार असेंबली इलेक्शंस करवाए गए और कांग्रेस ने ये इलेक्शंस जीती। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर बने। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली ने अपना स्टेटहुड लूज किया और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बन गया। इसके बाद काफी सालों तक ऐसा ही रहा, 1991 तक। 1991 में कांग्रेस की नई सरकार ने 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली अब बन गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यह डिक्लेयर किया गया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसे जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी वो हर मैटर पर कानून बना पाएगी जो स्टेट लिस्ट में मौजूद है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद है, एक्सेप्ट इन 3 केसेस, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद वाली असेंबली इलेक्शंस 1993 में हुई और ये इलेक्शंस बीजेपी ने जीती।
नए चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के मदन लाल खुराना। इसके बाद और कई इलेक्शंस हुई, कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी, सब कुछ सही चलता रहा टिल 2014। 2014 से पहले किसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी का नाम सुना तक भी नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे कि एलजी क्या होता है, किस लिए होते हैं। 2014 से कई साल पहले बीजेपी के मदन लाल खुराना और अटल बिहारी वाजपेयी ने फुल स्टेटहुड की डिमांड करी थी दिल्ली के लिए। और 2014 की लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी जब मोदी सरकार पावर में आई, बीजेपी ने अपनी प्रॉमिस क्लियरली लिखी थी कि वो फुल स्टेटहुड चाहते हैं दिल्ली के लिए। उस वक्त कांग्रेस की लीडर शीला दीक्षित थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, और उनकी भी यही डिमांड थी कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिला जाए। और 2014 में ही आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी फुल स्टेटहुड की प्रॉमिस करी गई थी। यानी तीनों पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों के मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि वो फुल स्टेटहुड चाहते हैं दिल्ली के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में रहने वाले लोग बड़े खुश थे इस चीज को देखकर कि सारी पार्टीज यहां पर फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रही हैं और फाइनली दिल्ली में लोगों को फुल डेमोक्रेटिक राइट्स मिल पाएंगे, फुल स्टेटहुड मिल पाएगा। लेकिन शायद ही दिल्ली वाले जानते थे कि आगे क्या होने वाला था। 2015 में बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और स्टेट में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस जीती, और यह पहली बार था कि किसी ने एलजी का नाम सुना देश में। एलजी नजीब जंग ने कहा कि वो फाइलें नहीं भेजेंगे रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पर, क्योंकि ये रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। आप यहां शायद बोलेंगे कि ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि 1991 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह फैसला किया गया था कि ये तीन चीजें हैं जो दिल्ली सरकार के कंट्रोल से बाहर रहेंगी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक 24 हेल्पलाइन लॉन्च करी करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031। लेकिन एलजी ने इस सिचुएशन में टांग अड़ाई और कहा कि नहीं, एंटी करप्शन ब्रांच एक्चुअली में एलजी के अंडर आता है। और जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन कुछ महीने तक बड़ी तेजी से, बड़ी एफिशिएंटली काम करी थी, जैसे ही एलजी ने उसका कंट्रोल लिया, एंटी करप्शन ब्रांच ने कंप्लेंट्स पर एक्शन लेना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि वो एंटी करप्शन हेल्पलाइन बेसिकली यूजलेस बन गई। लेकिन बात यहां पर भी नहीं रुकी। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करी कि जो सर्विसेज का सेक्टर है अब वो भी एलजी के अंडर आएगा। एक के बाद एक डिसीजन जो सरकार ले रही थी, एलजी उसको ब्लॉक किए जा रहे थे। जैसे कि जून 2015 में मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो एक एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, एलजी ने उस पर स्टे लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो शीला दीक्षित के एलिजिड सीएनजी फिटनेस स्कैम में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये चीज लीगली इनवैलिड है करनी, दिल्ली सरकार ये नहीं कर सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ा कि सरकार बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही थी, तो ये मैटर हाई कोर्ट में गया। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है वो सही है और दिल्ली में होने वाले सारे मैटर्स का कंप्लीट कंट्रोल एलजी के पास रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर धरना किया और हंगर स्ट्राइक करी एलजी के रेजिडेंस के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया। जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के लिए चल रहा था, उस समय के लिए सरकार ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गई। हमें रेगुलर प्रोटेस्ट देखने को मिले और ऑलमोस्ट कोई काम नहीं हो रहा था। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई जो 100 से ज्यादा पेजेस की थी। शॉर्ट में कहूं तो इस जजमेंट में कहा गया कि एलजी के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ये सारी पावर्स लाए करती हैं चुनी गई दिल्ली सरकार के पास। तो मैटर क्लियर कट हो गया इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पास कि किसके पास कितनी पावर्स होंगी। तो इस जजमेंट के बाद हमारी कहानी मोर और लेस स्मूथली आगे चलती रही। दिल्ली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई पिछले 3 सालों में, अंटिल ये नया बिल पास किया गया। अब याद कीजिए दोस्तों, बीजेपी की प्रॉमिस ये थी कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया था। अब अपने मैनिफेस्टो की प्रॉमिस फुलफिल करना तो बहुत दूर की बात है, ये जो नया बिल है ये बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। जो बचे खुचा स्टेटहुड भी है वो भी दिल्ली से अब छीना जा रहा है। अब हालत ये हो गई है कि दिल्ली के लोग जब स्टेट इलेक्शंस में वोट डालने जाएंगे तो उनका वोट बेसिकली यूजलेस है। यहां पे वोटिंग की पावर छीनी जा रही है लोगों से। बहुत से लोग इस इशू को आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के एंगल से देखते हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों इस इशू का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये इशू सिंपली और सिंपली सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट्स का है। एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से सारी पावर्स छीन लेना और एक ऐसे इंसान के हाथ में सारी पावर्स दे देना जिसे जनता ने एक वोट तक नहीं दिया है,
ये किस तरह की डेमोक्रेसी हुई। हमारे देश का डेमोक्रेटिक इंडेक्स और फ्रीडम रैंकिंग वैसे भी बड़ी तेजी से नीचे गिरे जा रही है, इसकी बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगले साल ये रेटिंग और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा जब ऐसे डिसीजंस यहां पर सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखकर शायद बोलेंगे कि भाई क्या यार, ये बंदा फिर आ गया, जब देखो मोदी के पीछे ही पड़े रहता है, क्रिटिसाइज करते रहता है, इतनी नेगेटिविटी फैलाता है कि इसे और कोई काम नहीं है क्या बताऊं दोस्तों, अंदर से मेरे कोई ख्वाहिश नहीं उठती कि मैं हर बार एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो नेगेटिव चीजों के बारे में बता रहा हूं। लेकिन हालत यह हो गई है देश में आज के दिन कि एक के बाद एक सरकार ऐसे फैसले लिए जा रही है जिससे आप लोगों का जीना मुश्किल होता है, आपके फ्रीडम, आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं और देश की इंटरनेशनल इमेज नीचे गिरते रहती है। कहीं पर पेट्रोल प्राइस बढ़ाकर आपको लूटा जाता है तो कहीं पर नए आईटी लॉज पास करके आपकी प्राइवेसी छीन ली जाती है। कहीं पर किसानों का प्रोटेस्ट करने का लोकतांत्रिक अधिकार उनसे छीना जाता है तो कहीं पर कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार में अब ऐसे लॉज पास किए जा रहे हैं जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। हर एक ऐसा छोटा छोटा कदम देश में बिट बाय बिट डेमोक्रेसी को खत्म करने लग रहा है और देश की जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उसे बदनाम करने लग रहा है। इसलिए मैं इसे एक पेट्रियोटिक ड्यूटी समझता हूं ऐसे इश्यूज पर आवाज उठाना। अब कुछ लोग हैं यहां पर जिनको इरिटेशन होगी, स्पेशली वो लोग जो अंधे हो रखे हैं भक्ति के अंदर, जो सिर्फ पॉजिटिविटी के नाम पे इन सब इश्यूज को इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इश्यूज को इग्नोर करने से देश सुधरने वाला नहीं है। ऐसे इश्यूज को इग्नोर करने से आप अत्याचार होते रहने दे रहे हो, देश को खत्म होते रहने दे रहे हो यहां पर। इसीलिए इन इश्यूज पर आवाज उठानी इतनी जरूरी है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना इतना जरूरी है। कुछ लोग कमेंट्स में कई बार मुझे लिखते हैं कि भाई देश में अगर सही में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो तू कैसे अपनी आवाज उठा पा रहा है, तू कैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल पा रहा है, अगर देश सही में डिक्टेटरशिप होता तो तू ये वीडियो ना बना पाता। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप कोई लाइट के स्विच की तरह नहीं है यहां पर कि ऑन का बटन दबाया तो एकदम से डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन गया देश और यहां पर स्विच ऑफ किया एकदम से वापस डेमोक्रेसी बन गया। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप एक स्पेक्ट्रम है, सीढ़ियों की तरह समझो इसे। एक एक छोटा छोटा कदम जो उठाया जाता है गलत दिशा में, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप नीचे उतर रहे हो सीढ़ियों से डिक्टेटरशिप की ओर। हिस्टोरिकली जितने भी डिक्टेटर्स रहे हैं सबने धीरे धीरे करके बड़े लीगल और ऑर्डरली तरीके से डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करी। ब्रिटिश राज जब इंडिया पर राज कर रहा था, क्या वो कहते थे ब्रिटिशर्स कि हम तो डिक्टेटर्स हैं? वो खुद को डिक्टेटर नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे लॉज बनाए जैसे कि रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही देश की जनता के खिलाफ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिक्टेटर्स बुलाया जा सकता है। सिमिलरली क्या पुतिन रशिया में अपने आप को डिक्टेटर बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं बुलाते, बल्कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए थे पार्लियामेंट के अंदर जो कि बड़े लीगली पास करी गई थी, जिसकी वजह से वो डिक्टेटर बने। अब एक सवाल शायद आपके मन में यहां पर आएगा कि सारे इशू का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। मेरी राय में दोस्तों अब नेक्स्ट कोर्स होगा इस पूरी सिचुएशन में कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी और सुप्रीम कोर्ट अब अपना समय लगाएगा फिर से डिसीजन लेने में। और ये चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए पुरानी जजमेंट्स को देखकर कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली क्या फैसला लेना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट वो फैसला लेगा, देखने वाली बात होगी। और यहां बात यह भी नोट करने वाली है दोस्तों कि कैसे बार बार ऐसे लॉज पास किए जाते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, बार बार इन्हें कोर्ट में भेजा जाता है और हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट कराया जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।